नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स क्रिक में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है वो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको पता होगा कि सितंबर में आ जाएगा नोटिफिकेशन। और सितंबर में नोटिफिकेशन आने के बाद आपको ये पता होगा ये जो एग्जाम है, जो कि पहले न्यूज आई थी कि ये जो एग्जाम है दिल्ली पुलिस खुद करवाएगी। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया कि ये एग्जाम एसएससी ही करवाएगी। ठीक है। और अगर सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आएगा तो हो सकता है आपका ये जो एग्जाम है वो नवंबर या फिर दिसंबर में आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो जाए। और इसके लिए आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का अगर आपको एग्जाम निकालना है तो इसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी, क्योंकि जो एसएससी आपका एग्जाम लेती है उसका जो प्रश्न का लेवल होता है वो अच्छा खासा होता है। इसीलिए हम अब से एक प्रैक्टिस सेट चालू करने वाले हैं, दिल्ली पुलिस मैथ का प्रैक्टिस सेट। जो कि आपका प्रीवियस ईयर जो कि 2020 में जो आपका एग्जाम हुआ था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसमें मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सभी हम कवर करेंगे इन अपने प्रैक्टिस सेट्स में। अगर आपने ये सभी प्रैक्टिस सेट लगा लिए तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम लगभग 30 के लगभग प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है। 2020 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे वो सभी कवर करेंगे। आपको पता होगा कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो चार सब्जेक्ट आते हैं। एक आपका मैथ आता है, एक आपका रीजनिंग आता है, और उसके बाद में कंप्यूटर आता है, और जीएस आता है। ठीक है। इसमें आपकी इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। तो मैथ के जो होते हैं 15 क्वेश्चन होते हैं और हम आज मैथ का ही प्रैक्टिस सेट देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 240 है। इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देते हुए बेचा गया है। यदि लाभ 8% हुआ तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है। यहाँ से आपको सीपी पूछा गया है। ठीक है। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसमें एक सीपी होता है, एसपी होता है, और एक एमआरपी होता है यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसको हम अंकित मूल्य भी कहते हैं या एमपी भी कहते हैं। तो जब भी आपको सीपी और एमपी में रेशियो पूछा जाए या इसमें संबंध पूछा है तो सीपी और एमआरपी या फिर एमपी का जो रेशियो होता है वो होता है 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट, क्योंकि जो आपका एमआरपी होता है वो सीधा डिस्काउंट पे निकलता है। ठीक है ना। और 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट, या फिर 100 माइनस का लॉस परसेंट। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको यहाँ पे लॉस रखना है। ठीक है ना। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट दिखाना है। तो यहाँ पे आपको दिया गया एक वस्तु का अंकित मूल्य 240 है, सीपी पूछा गया है। तो सीपी को हम ऐसा ही बना रहने देंगे। अंकित मूल्य 240 है, तो अंकित मूल्य को 240 बराबर डिस्काउंट, आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 90। कौन में प्रॉफिट कितना का, प्रॉफिट हो रहा है 100 प्लस 8% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 108। ठीक है। अब आपको यहाँ से सीपी निकालना है, तो सीपी बराबर हो जाएगा 90 इंटू 240 बटे में 108। चलिए इसको काट लेते हैं, 4 से काटेंगे। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 छः 24, जीरो। 9 से काट देंगे, 9 तियाँ 27, 9 ढाई 90। 3 से काटेंगे 20 बार। तो यहाँ से जो आपका जो आंसर निकल के आ जाए वो आ जाएगा 200 रुपये। यानी जो आपका सीपी है वो 200 आ जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए की आय बी की आय से 60% अधिक है, और सी की आय ए और बी की कुल आय से 45% कम है। तो सी की आय ए की आय से लगभग ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देख लेते हैं ए, बी और सी। ए की आय बी की आय से, अगर हम बी की आय आपकी 100 है तो बी की आय से 60% अधिक है, यानी ए की जो आय है वो 160 हो गई। ठीक है। और सी की आय ए प्लस बी की कुल आय से, ए प्लस बी की कुल आय हो जाएगी 260, कुल आय से 45% कम है। 45% कम है मतलब ये इसकी 55% है। 55%, जीरो से जीरो कैंसिल। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 से 11 बार। 2 से काटेंगे 13 बार। 13 एक तो सी की जो आय हो जाएगी ये हो जाएगी 13 एकम 13, 3 हासिल 1 एकम 13 14, यानी सी की जो आय वो 143 हो जाएगी। अब कह रहा है सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी सी की आय कितनी कम है आपकी सी की आय, तो देख रहे हैं 160 से 143, 7। यहाँ पे पद में यानी आपकी जो सी की आय वो 70 से कम है। किससे कम है, 160 से। तो 100 पे कितना परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, जीरो से जीरो कैंसिल। 170 बटे में 16, तो 16 दाएंगे 170 होता है। पॉइंट लगाया, 16 दाएं 160। ठीक है। 10 बचे, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 16 96। तो जो आपका आंसर आया वो हो जाएगा 10.6625। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मान लीजिए एक्स 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, जिसे 12 15 और 12 15 20 और 27 से विभाजित करने से
प्रत्येक स्ट्रिंग में शेषफल 7 बचता है। संख्या x के अंकों का योग कितना है? ये जो सवाल है आपका 2020 में पूछा गया है। इसी तरह ये सभी सवाल 2020 के ही हैं। देखते हैं, मान लीजिए x 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, तो हमें 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो कि ये जो संख्या है इनसे पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे। 12, 15, 20 और 27। इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए आपको 3 से काटेंगे। 3 चौक 12, 3 पचे 15, 20, 3 निम 27। 100 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 5 ऐसा ही, 2 ढाई 20 और 9। 2 5 10, 2 5 10 का जो एलसीएम वो 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 निब्बा 90, पूरा ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा, 10 और 9 का जो एलसीएम है वो 90 आ जाएगा। तो 90 मल्टीप्लाई बाई 6, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करके हम इसमें ऐड कर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये इनका एलसीएम निकल के आ जाए, तो ये हो जाएगा 540। तो 540 वो छोटी से छोटी संख्या है जो कि 12, 15, 20 और 27 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। लेकिन हमें से कहा गया है कि x 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, लेकिन ये तो 3 ही अंकों की, तो हम इसकी 4 अंकों की संख्या निकालने के लिए इसके और गुणज देखेंगे। तो 2 से हम गुणा करते हैं, 0, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, यानी जो 1080 है, ये 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या है जो ये दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। लेकिन हमसे कह रहा है शेषफल 7 बचता है, यानी अगर हम इसमें 7 ऐड कर देंगे तो 1087 एक वो संख्या निकल के आ जाएगी जो कि इनसे अगर हम काटें तो 7 शेषफल देगी। वो पूछा है संख्या, यही वो संख्या है, यानी x बराबर 1087। तो इसके अंकों का योग पूछा गया है, तो 1 प्लस में 0 प्लस 8 और प्लस में 7। तो ये जो योग निकल के आ जाएगा 8 1 9 7 16। तो योग निकल के आ जाएगा आपका 16, यानी ऑप्शन ए। अगले सवाल पे आते हैं। सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद हमने 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए, अगर ये इसका एलसीएम है यानी ये संख्या इससे डिवाइड होती है, तो इसके गुणज भी होंगे, वो भी इसी से पूरे पूरे डिवाइड होंगे। तो उसके बाद हमने इनका 4 अंकों की बनाने के लिए इसका और गुणज लिए, यानी 1080 जो है वो संख्या आ गई। क्योंकि 7 शेषफल बचता है इसलिए हमने इसमें 7 ऐड कर दिया, तो ये 187 संख्या आ गई। तो इसके जो अंकों का योग है वो 16 आ गया। अगले सवाल पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये सिंप्लीफिकेशन में आपका सवाल है। और जो 2020 में पेपर हुआ था उसमें कोई भी सेट ऐसा नहीं गया था जिसमें से सिंप्लीफिकेशन का सवाल ना पूछा गया हो। और ये सवाल भी वो है, अच्छा सवाल है। अगर आपके पास में टाइम नहीं है, अगर ये सवाल आपके सामने आ जाता है तो आप इसे गलत, हो सकता है आपके 60% से ज्यादा चांस है आप इसे गलत कर दें। देखते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 0.58 के ऊपर सिंप्लीफिकेशन में जो सबसे पहले रूल होता है बोर्ड मास का, आप सभी ने पढ़ा होगा बोर्ड मास। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसमें चाहे तो आपका बार ब्रैकेट हो या फिर स्मॉल ब्रैकेट हो या फिर बीच का हो। ये सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद में हम ऑफ सॉल्व करते हैं, फिर हम डिवाइड सॉल्व करते हैं, डिवाइड, फिर हम मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, उसके बाद में एडिशन, फिर घटाना यानी सब्सट्रैक्शन। ठीक है ना? तो ये रूल होता है सिंप्लीफिकेशन में। कोई भी जब आपके पास में एक साथ में कई उस गुणा भाग जोड़ घटाना होता है तो ये रूल होता है इनको सॉल्व करने का, बोर्ड मास। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में बार ब्रैकेट। ठीक है ना? तो जब भी आपके सामने दो संख्याएं दी हुई हों, जैसे ए बी के ऊपर बार दिया है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा पॉइंट ए बी माइनस, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो संख्या हम घटा देंगे ए, अपॉन में एक संख्या के ऊपर बार है तो 9, और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 90। ये होता है आपका इसको सॉल्व करने का था। यहीं आपको ए बी सी दो दिए होते, इनको सॉल्व करना होता तो ये हो जाता है ए बी सी माइनस का ए, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, बटे में दो संख्याओं के ऊपर बार है तो दो 9 आ जाएंगे, और एक के ऊपर नहीं तो एक 0। ये होता है आपको बार को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। 0.58, 0.58, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉरी एक मिनट, 0.58 को जब हम सॉल्व करेंगे 0.58 के ऊपर बार, तो ये हो जाएगा 58 माइनस का 5, क्योंकि 5 के ऊपर बार नहीं है,
और एक 90/90, तो ये हो जाएगा आपका 53/90। भाग का निशान। इसी तरह हम 0.53 को सॉल्व करेंगे। 0.53 इन दोनों के ऊपर बार है, तो ये 53 आ जाएगा बटे में दोनों आ जाएंगे, यानी ये आ जाएगा आपका 53/99। ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। 53 बटे मल्टीप्लाई, एक मिनट, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 53/90, तो भाग को अगर हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 99 बटे में, ये संख्या है ये पलट जाएगी। ठीक है, 53 से 53 कैंसिल हो जाए, 9 से काटें इसको, 9 से 10 बार और 9 से 11 बार। तो ये जो ये ब्रैकेट है इसकी वैल्यू निकल के आ गई आपकी 11/10। ठीक है। अब देख लेते हैं इनको इनको सॉल्व करके। 11/10 मल्टीप्लाई 5/33 भागित, भाग देते हैं 10/21, भाग नहीं सॉरी प्लस का निशान है, प्लस 10/21 भाग 14 एकम 14, एक 15/14 ये हो जाएगा, 15/14 मल्टीप्लाई 5/3 माइनस 5/3 मल्टीप्लाई 1/10। तो सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 3 से कटेगा, 3 से 5 बार, 3 5 15। ठीक है। और यहाँ से 5 से कटेगा, 5 से 2 बार। तो ये हो जाएगा पचम पचम 25/4। ये जो भाग का निशान है इसको मल्टीप्लाई में बदलें तो ये 3/5 आ जाएगा। ठीक है ना, सॉरी 3/5 क्यों, 3×9 = 6, माइनस है ना, और 5/3 माइनस 1×14 15, यहाँ से ये माइनस है ना कि भाग का निशान है। ठीक है, ये माइनस है तो यहाँ से ये माइनस ही रहेगा। -1/6 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 1/6 न- तो ये हो जाएगा माइनस का 5/3 मल्टीप्लाई 1/10। 3 से काटेंगे, 3 से 5 बार कट जाएगा, और 5 से कटाएगा ये 2 बार। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ गई 11/10। यहाँ से ये प्लस का निशान है, ये भाग का है। तो 5×25, तो 11/10 मल्टीप्लाई 5/33 प्लस के 10/21। इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई में चेंज, तो ये हो जाएगा 4/5/25, क्योंकि 5 से गुणा कर दे, 5×25 माइनस 1/6। अब देख लेते हैं, 5 से काटेंगे, 5 से 2 बार, 11 से 3 बार। ठीक है, इसी तरह से 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, 5×25। ठीक है, 5/3, 15/14 यहाँ पे ना कि 4 है। ठीक है, 15/14 है। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 5×25, तो 14/25 आएगा। तो 7 से काटने, 7×2 = 14 और 7×3 = 21। तो ये आपका वैल्यू निकल के आ गई। यहाँ से 1/6 प्लस 1/6 प्लस 2×4/4/5×3 = 15, तो माइनस के 1/6, माइनस से ये प्लस का ही माइनस का कट जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू निकल के आ गई ये आ गई 4/15 है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। जो सिंप्लीफिकेशन का बोर्ड मास वाला सवाल होता है उसको आपको बहुत ही सावधानी से सॉल्व करना होता है, नहीं तो गलत हो जाता है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा 16,380 की राशि को ए बी सी और डी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3, बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:5, सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3 है। सी के हिस्से में कितनी राशि आई है? तो देख लेते हैं। ए बी सी और डी चार है। ए बी का जो रेशियो दे रखा है 1:3। बी और सी का दे रखा है 2:5। सी और डी का दे रखा है 2:3। सी और डी का दे रखा है 2:3। तो सबसे पहले हम इनका रेशियो निकालेंगे प्लॉट मेथड से। तो प्लॉट मेथड होता है कि जिसके बगल में जो खाली स्थान है उसमें वो संख्या लिखना है। जैसे 3 के बगल में 3 खाली था तो ये लिख दी। यहाँ से 5 के साइड में 5 खाली है और 2 के साइड में 2 खाली, 2 लिख दिया। इसी तरह ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2×2 = 4, 1×4 रेशियो, 2×4 = 12 रेशियो, 5×5 = 10 होती है 30
रेशियो 5, 0, 15, 45। तो ए बी सी और डी का जो रेशियो है वो निकल के आ जाए 4:12:30 और रेशियो 45। अब कह रहा है आपसे सी के हिस्से में कितनी राशि आई है, यानी कि सी का जो हिस्सा वो 30 है, तो जो संख्या होगी वो 30 से हमारी कटने वाली होगी। 6, 3, 9 ये भी 30 से कट रही है, 5, 4, 9 ये भी कट रही है, 5, 4, 9 मतलब यहाँ पे सभी संख्याएं 30 से कट रही हैं। तो हमें इसको वैसे ही सॉल्व करना होगा। सबसे पहले टोटल राशि देखें कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 5 और 2 7, 7 और 4 11, 1 मिनट, 12 और 4 16, 30, 45, 6, 5, 11 के एक हासिल 1, 4, 3, 7, 2, 9 यानी 91। जो आपकी टोटल राशि 91 आ गई, तो 91 की जो वैल्यू है वो 16,380 के बराबर है। तो यहाँ से हम एक की वैल्यू निकालेंगे, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 16,380/91। इसको काट देंगे, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 3 16, 13 दूनी 26, 26, 4, 3, 7, 6, 78, 0/13 से 7 बार काट जाएगा, फिर 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 5, 12, 7, 8, 56 यानी एक की वैल्यू निकल जाएगी यानी 180 रुपए। लेकिन हमने 30 की वैल्यू पूछी है, तो 30 की वैल्यू हो जाएगी 180 मल्टीप्लाई 30, तो 18 तिया 54, यानी कि जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, यानी आपका जो सी का हिस्सा है वो हो जाएगा 5400 रुपए। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रोशन ने 1620 में 36 किलोग्राम चीनी खरीदी। उसे बेचकर उसने उस पर 6 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित किया। सबसे पहले आपको पता होगा कि लाभ होता क्या है। तो लाभ जो होता है, अगर हम विक्रय मूल्य में से अगर आपका हम क्रय मूल्य घटा दें तो हमारा लाभ निकल के आ जाएंगे। प्रॉफिट जो होता है वो होता है एसपी माइनस का सीपी। तो उसको लाभ हो कितना रहा है, 6 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य, यानी 6 किलोग्राम चीनी का जो विक्रय मूल्य है, यानी 6 6 एसपी बराबर उसका किलोग्राम 6 किलोग्राम 36 किलोग्राम चीनी खरीदी उसने खरीद। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एसपी। अगर उसने 36 किलोग्राम चीनी खरीदी है, 36 किलोग्राम चीनी खरीदी है, तो उसने 36 किलोग्राम चीनी बेची भी होगी, तभी उसका लाभ निकल, क्योंकि जितनी चीज आपने खरीदी है उतनी ही आपको बेचनी पड़ेगी, तभी आपका लाभ निकल के आ जाएगा। 36 किलोग्राम चीनी खरीदी और 36 बेची भी होगी, 36 एसपी माइनस के 36 सीपी। तो यहाँ से हम एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लेंगे। ये जो 36 है इधर आ जाएगा, 36 सीपी हो जाएगा, ये 6 एसपीएस को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 30 एसपी। तो यहाँ से जो सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो निकल के आ जाएगा 30/36, 55, 36, 56, 30, यानी 5/6 निकल के आ जाए। यानी उसने अगर 5 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी खरीदी तो उसको 6 किलोग्राम प्रति रुपए में बेचा होगा, तब उसको 6 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। लेकिन उसने क्या किया, 1620 रुपए में, टोटल जो थी उसने 1620 रुपए में उसने 36 किलोग्राम चीनी खरीदी थी। तो यहाँ से उसका 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकालेंगे, तो 6 से काटेंगे, 6 से 6, 6, 36, 6 दूनी 12, 4, 16, 6 सत्ते 42 और 6 चौक 24, 56, 30, यानी उसकी 1 किलोग्राम चीनी की वैल्यू 45 रुपए पर केजी आ गई। उसने 1620 में 36 किलोग्राम चीनी खरीदी, तो 1 किलोग्राम चीनी की वैल्यू होगी 45 रुपए पर केजी। लेकिन आपको दे रखा है 5, तो जो 5 की वैल्यू है ये 45 के बराबर है, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 9, यानी उसने 9 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी खरीदी है, तो उसको जो उसने बेचा होगा, तो आपको विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य 6, तो 6 × 9, तो ये आपका 54 रुपए आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा, ना 54, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपका क्या रहा है, एक ऋण का भुगतान, ये किस्त वाला क्वेश्चन है। और पिछली बार ज्यादातर शिफ्ट में किस्त वाला क्वेश्चन, अगर आपसे एसआई या सीआई में से कोई क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें किस्त का ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया था। और आपने देखा होगा कि जो सवाल है ये कठिन नहीं है, बस कैलकुलेटिव ज्यादा है, इसीलिए टाइम टेकिंग थे। तो इसीलिए आपको इन सभी ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करके जानी है। तो पहले इसको सवाल को देखते हैं। एक ऋण का भुगतान दो समान वार्षिक किस्तों में करना है, यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष हो तथा उसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि रूप से की जाती हो। सबसे पहले दर देखेंगे 10%। ब्याज आपसे पूछा कितना ब्याज चुकाना होगा, तो 10% जो फ्रैक्शन होती है वो यानी भिन्न होती है, वो होती है 1/10। अगर आपने 10 रुपए लिए है तो आप उसको 11 रुपए चुकाओगे। ठीक है ना। अगर आपसे 2 साल का सवाल पूछा जाए, 2 साल का, तो आप इनका स्क्वायर कर देंगे, 10/100 और 11 का स्क्वायर 121 होता है। अगर यहीं आपसे 3 साल की किस्त का सवाल पूछा जाता तो आप इनका क्यूब कर देते। ठीक है ना।
अब देखते हैं, अगर अगले साल में उसने 121 रुपए किस्त चुकाई होगी, पहले साल में उसने 11 रुपए किस्त चुकाई होगी। अब कह रहा है कि दो समान वार्षिक किस्तें, चूंकि समान है तो इसको समान बनाने के लिए यहाँ पे हम 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 110, 121, और यहाँ से 100 रुपए, 121, यानी अगर उसने टोटल 210 रुपए उसका ब्याज था, तो उसने 242 रुपए चुकाए होंगे, यानी यहाँ से उसका जो ब्याज है वो 32 रुपए उसने ब्याज के रूप में दिया है। ठीक है, 32 रुपए। लेकिन आपको कह रहा है प्रत्येक किस्त की कीमत 3872, यानी 200, इसकी जो वैल्यू है 242, सॉरी 242 की नहीं, उसने जो एक किस्त चुकाई है वो उसने चुकाई है 121 रुपए की। तो जब 121 की वैल्यू है, ये दे रहा है 3872 के। तो यहाँ से हम एक की वैल्यू निकालेंगे, तो 3872 बटे में आ जाएगा आपका 121। इसको हम 11 से काट देते, 11 11 में 121, और 11 तिया 33, 5 11 5 55, 11 दूनी 22, फिर से 11 से काटेंगे, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, यानी एक की वैल्यू निकल आ गई, ये 32 निकल के आ गई। तो लेकिन आपसे जो ब्याज पूछा गया, तो ब्याज आप 32 दे रहे थे, एक की वैल्यू अगर 32 है तो 32 की वैल्यू हो जाएगी 32 मल्टीप्लाई 32, तो ये हो जाएगा आपका कितना होगा, 32 का जो स्क्वायर होता है वो 224 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 224 रुपए। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 कह रहा है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, और बी किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। सबसे पहले इनका हम टोटल काम निकालें, टोटल काम हमने मान लिया 30 काम करते हैं वो। तो इनके जो एक दिन की काम करने की कैपेसिटी है वो 10 या 30, तो 15 दूनी 30 है। यानी इनकी जो इफिशियंसी है, यानी एक दिन में काम करने की क्षमता 3 है। अगर टोटल काम 30 यूनिट था, तो ए 3 यूनिट करता था, बी 2 यूनिट करता था एक दिन में। क्या बे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, जब वो एक साथ काम करते हैं तो उनकी जो एक दिन में काम करने की क्षमता है वो हो जाएगी 5 यूनिट। वो 5 यूनिट के हिसाब से 4 दिन में 20 काम कर लेंगे। जब यहाँ से उसने 20 काम कर लिया, तो आपका जो काम बचा है शेष काम, शेष काम, टोटल काम आपका 30 था, 20 पहले ही हो चुका है, तो शेष काम बचा है 10। अब क्या है, शेष काम को सी द्वारा अकेले 12 दिन में किया जाता है, यानी ये जो 10 काम है इसको सी 12 दिनों में करता है, यानी 2 × 12 2 × 5 = 10, यानी वो एक दिन में 5/6 काम करता है। सी अकेले कुल काम का 4/9, कुल काम था 30, इसके 4/9 भाग को सी से करवाना है, कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 6/5। क्योंकि देखो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, जैसे अभी इसको 1 मिनट, ये टोटल काम था, इतने काम को उसको करवाना है, टोटल काम में 4/9 भाग को करवाना है, एक दिन वो 5/6 काम करता है, तो इसकी इफिशियंसी कितने दिनों में कर लेगा। तो 5 का मल्टीप्लाई नीचे हो जाए, 6 को ऊपर पहुंचा देंगे, तो ये हो जाएगा 30 × 4 6 मल्टीप्लाई 9 और 5। अब इसको काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 × 6 = 30, ठीक है ना, और 9 से काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 से 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 × 4 = 16 दिन लगेंगे सी को इस काम के 4/9 भाग को करने में, ऑप्शन डी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एक लंब व्यक्ति बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसके आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन कितना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लंब व्यक्ति बेलन का वक्र पृष्ठ। पहले हम बेलन की बात कर लेते हैं, तो बेलन, तो आपने देखा ऐसी आकृति होती है, वही बना ही लेते हैं आप। बेलन इसमें नहीं दिया, चलो गलत बन गया, कोई बात नहीं। ये जो होता है ये आपका बेलन होता है, ठीक है ना। तो बेलन के अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, बेलन का वक्र पृष्ठ, अगले साल अगले पेज ले लेते हैं। पहले हम बात करते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये होता है आपका 2πr/h, 2πr/h। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है आपका πr²h। ठीक है, अगर हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का
संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यू होता है आपका 2 पाई आर, और क्वेश्चन में एच प्लस में आर। तो ये आपके बैलेंस से रिलेटेड 3 फार्मूले जो आपको हमेशा याद रखने हैं। अब आते हैं अपने सवाल पे। सवाल क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच की आपकी वैल्यू दे रखी है। 2 पाई आर एच, इसकी वैल्यू दे रखी है 1320। यहाँ से हम एच की वैल्यू निकालें तो एच की वैल्यू जो ये निकल के आ जाएगी 1320/2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो 22 तो यहीं पे रहेगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 7 इंटू आर की वैल्यू दे रखी है 10.5। जीरो से दशमलव हटाया, जीरो बढ़ाया, तो 11 दूनी 22, और 11 एकम 11, 12 13, 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22। ठीक है, और 11 एकम 11, 12 13, 11 दूनी 22, 120। 7 से काटेंगे, 15 बार, 15 7 105, और 7 दाएं 70, 15 8 120, 15 से 8 120, 2 दूनी 4 दूनी 8। यानी जो आपकी एच की वैल्यू है ये निकल के आ गई आपकी 20। एच की वैल्यू 20 निकल आई। बेलन का आयतन पूछा है, यानी पाई आर स्क्वायर एच की आपसे वैल्यू पूछी है। तो पाई की मान होता है 22/7 जो कि दे रखा है, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर 10.5 मल्टीप्लाई 10.5। एच की वैल्यू अभी निकाली 20 आ गई है। दशमलव मटा एक जीरो बढ़ाया, दशमलव मटा के एक जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, 2 से काटेंगे, 5 बार, 7 5 35, 35 पंचे 105, सॉरी 35 तिरछी 15, 35 3 105, 35 3 105 होते हैं, 22 3 66। सबसे पहले 22 पंचे 110 की हासिल एक, 22 एकम 22 एक 23, 2310 में मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 से 3 6, 6930, यानी बेलन का आयतन 6930 हो गया। सबसे पहले 22 पंचे 110 होता है, 110 की 10 आ गई, यहाँ से लगा एक, 22 एकम 22 और एक 23, 23 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6930 रुपये बेलन का आयतन निकल के आ जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है, स्कूल ए के कुछ छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए, उनमें से 65% उत्तीर्ण हुए। स्कूल ए के छात्रों की तुलना में 100% अधिक छात्र स्कूल बी से उसी परीक्षा में शामिल हुए। यदि स्कूल ए और बी से उस परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्रों में से 75% उत्तीर्ण हुए, तो स्कूल बी से अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है। जब भी आपसे उत्तीर्ण छात्र मतलब आपसे टोटल दे रखा है, एक का दे रखा है और टोटल दे रखा है, आपको टोटल दिया तो आप एलिगेशन लगा सकते हैं। ये स्कूल ए है, ये स्कूल बी है। स्कूल ए से 65% उत्तीर्ण हुए, ये 65। बी का हमें नहीं पता, बी से हमने मान लिया X% उत्तीर्ण हुए। ठीक है, टोटल दे रखा है, टोटल 75% छात्र उत्तीर्ण हुए। स्कूल ए में छात्र क्या, स्कूल ए के छात्रों की तुलना में 100% अधिक छात्र स्कूल बी से परीक्षा में शामिल हुए। हमने मान लिया कि स्कूल ए में अगर 100 छात्र थे, तो स्कूल बी में इसका 100% अधिक यानी 200, इसका 100% 100 हो गया, यानी 200 छात्र बी में थे। इनका हम रेशियो निकालें तो ये जो रेशियो निकल के आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। अब आपको पता होगा कि जो बीच की वैल्यू निकालनी होती है, तो 65 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 2x अपॉन में इन दोनों का अगर योग मतलब इसका मल्टीप्लाई और प्लस का इसका मल्टीप्लाई में अगर इनके योग से भाग दे तो वो ये बीच वाली संख्या आ जाती है। तो दो एक 3 और बराबर में आ गया 75। तो 75 को हम इधर ले जाएंगे तो 75 या 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 22, 225, 65 प्लस 2x बराबर 225। तो यहाँ से हम 2x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 225 माइनस का 65, तो ये हो जाएगा 5, 12 में से 6 का 6, 160। तो यहाँ से हम 2x की वैल्यू 160 आ गई, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 80। यानी जो बी में छात्र पास हुए थे वो 80% छात्र बी में पास हुए थे। लेकिन हमसे जो पूछा है बी से अनुत्तीर्ण छात्र को पूछा है। जब 80% पास हुए तो 20% छात्र ऐसे होंगे जो कि आपके फेल हुए होंगे। ठीक है, तो 20% छात्र आपके फेल है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 18 गुना और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 26 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। जो भाज्य होता है आपका फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये होता है आपका फार्मूला, होता है भाज्य निकालने का फार्मूला। शेषफल आपको 26 दे रखा है, शेषफल 26 है,
वो जो भाजक है भागफल का 18 और शेषफल का 9 गुना, यानी इसका 9 गुना, 4 इसका 9 गुना, 6 4 4 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, यानी भाजक जो है वो 234 है। वो जो भाजक है वो भागफल का कितना 18 गुना है, यानी इसमें अगर 18 का भाग दे दें तो हमारा भागफल निकल के आ जाए, तो भागफल आ जाए 18 कम 18, 19 20, 18 5 30, 18 3 54, यानी अगर आपका भागफल 13 है तो इसका 18 गुना भागफल और शेषफल का 9 गुना हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई द प्लस है, तो अब निकाल लेते हैं। तो ये आपका भाज्य निकल के आ जाएगा। अब आपको कैलकुलेशन करनी है तो आपका भाज्य निकल के आ जाएगा, देखते हैं। 13 से काटें, 13 चौको 52 की 2, हासिल लगा 5, 33 है 39 और 5 44 की 4, हासिल लगा 4, 13 26 और 4 कितना होगा, 26 और 4, 26 और 4 30, इसमें हम 26 को ऐड कर देंगे, 6 2 8, 4 2 6, तो 3068 जो है आपको ये भाज्य निकल के आ जाएगा, 3068। अगले साल पे आते हैं। 14 संख्याओं का औसत इतना है, यदि दो संख्याओं 60 और 63 को संख्याओं 58 और 70 से स्थानांतरित कर दिया जाए और उसमें एक संख्या x शामिल कर दी जाए तो संख्या का औसत कितना बढ़ जाता है, x का मान है। सबसे पहले देखते हैं 14 संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो दे रखा है 73.5, तो इनका जो योग है वो हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 73.5। औसत में हम संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दें तो योग निकल के आ जाता है, तो ये हो जाएगा 14 पंचे 70, जीरो हासिल लगा 7, 14 तिया 42 और 7 49 के 9, हासिल लगा 4, 14 सत्तर 98 और 4 102, यानी जो आपका इनका योग निकल के ये आ गया 1029। अब कह रहा है यदि दो संख्या 60 और 63 को संख्या 58 और 70 से स्थानांतरित कर दिया जाए, 58 और 70 से स्थानांतरित कर दिया जाए, 3 और 6 6 12 123, 8 और 7 5 12, यानी पहले अगर इस वाली वैल्यू में 123 जोड़ा था तो अब आपको उसमें 130 23 हटा के 128 जोड़ना है, यानी आप कितने एक्स्ट्रा जोड़ रहे हो, यानी आपसे 5 एक्स्ट्रा जोड़ रहे हो। ठीक है। जब भी स्थानांतरित, ये ऐसा सवाल एक और होता है कि इसमें गलती होती है, जैसे 60 के स्थान पर यानी 58 की जगह पर 60 लिख दिया गया या 70 की जगह पर 63 लिख दिया गया, तो सही औसत क्या है। तो इस टाइप के सवाल भी आते हैं, तो हमें इसमें 5 और ऐड कर देंगे जिससे कि हमारा जो औसत है वो इनके अकॉर्डिंग निकल के आ जाएगा। ठीक है। अगर इसी सवाल में कह रहा होता कि दो संख्याओं 58 और 70 की जगह पे 60 और 63 लिख दिया गया तो सही औसत क्या है, तब जो सही औसत आ जाता वो आ जाता 2905 34, तो 1034 फिर आपका नया औसत आ जाता। ठीक है। जब आपने इनको स्थानांतरित कर दिया, इन दोनों संख्याओं को स्थानांतरित किया, तो आपका जो औसत है वो 1034 निकल के आ जाएगा। अब कह रहा है और उसमें एक संख्या x शामिल कर दी जाए। देखो, यहाँ तक तो ये जो दो संख्याएं ये शामिल नहीं की नहीं, इन संख्याओं को बदला गया, यानी संख्या आपकी 14 ही रही, लेकिन जब आप x संख्या को शामिल करोगे तो संख्या आपकी हो जाएगी 15 है। ठीक है। और तो संख्याओं का औसत 1.5 गुना बढ़ जाता है, यानी 1.5 बढ़ जाएगा तो औसत आपका हो जाएगा इसमें 73.5। 73.5 में जो आपको इसको 1.5 को बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 74। ठीक है। 5 5 3 4 100 75 हो जाएगा। तो जो औसत है 75 हो जाएगा, तो इनका जो योग निकल के आ गया वो आ गया, वो कितना 15, 15 15 75, 5 यहाँ से 7, 15 7 105 और 7 कितना होता है 112। तो जो नया औसत है वो आ गया 112। और आपसे पूछा एक्स का मान, तो 112, मतलब इसमें से अगर हम 1034 को घटा दें तो आपको एक्स का मान आ जाएगा 1, और 12 में से 3 का 9, तो जो एक्स का मान है वो आपका 91 आ जाएगा। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। सबसे पहले हमने औसत योग निकाल लिया, योग इतना आया। फिर जब ये दो संख्याएं स्थानांतरित की गई थी तब इनके अकॉर्डिंग हमने औसत निकाल लिया। औसत हमारा 5 बढ़ रहा था क्योंकि संख्या 5 बढ़ गई, तो हमने औसत भी 5 बढ़ा दिया, तो औसत हमारा नया औसत 1034 आ गया। फिर जब एक नई संख्या शामिल की गई तो हमारी टोटल संख्या जो पहले 14 थी अब वो 15 हो गई। वो औसत 1.5 गुना बढ़ जाता है, यानी औसत जो पहले 73.5 था वो 75 हो गया। इसका योग निकाला हमने, 1125 आया। तो अगर इनके योग में से हम इसका योग घटा दें तो हमारी दो संख्या देखो, ये इनमें वो संख्या होगा, ये जो 1125 है इनमें ये योग 14 संख्याओं का योग पहले से ही शामिल होगा। तो बची हुई एक संख्या का एक्स का योग बढ़ा है, तो हम इनमें से जब इसको घटा देंगे तो एक्स वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगले सवाल पे आते हैं। अगर ए और बी ने एक साथ एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया, ए और बी, ये ए है, ये बी है,
स्थान एक्स और स्थान वाई इन्होंने एक दूसरे को चलना प्रारंभ किया। तो ठीक है भाई, चल रहे हैं, चलाते हैं इनको। रास्ते में बिंदु एम पर मिलने के बाद, ये कोई बिंदु है एम, इस पर मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः एक्स और वाई, ए और बी को क्रमशः वाई और एक्स स्थानों, यानी जब ये मिले, है ना, तो बी को एक्स तक पहुंचने में और ए को वाई तक पहुंचने में क्रमशः 3.5 घंटे और 7.5, यानी इसको जो टाइम लगा है, बाई, ए जो बाई तक पहुंचा है वो 3.2 घंटे में, और जो बी है वो एक्स तक पहुंचा है 7.2 घंटे में पहुंचा है। उनके द्वारा एम बिंदु तक पहुंचने में, यानी आपसे ई टाइम पूछा गया, यानी ए एम तक कितनी देर में पहुंचा और बी एम तक कितनी देर में पहुंचा, ये दोनों टाइम बराबर ही होंगे क्योंकि ये बीच में मिल रहे हैं। तो देखो, अगर इसकी चाल S1 है, हमने मान लिया ए की चाल S1 है और बी की चाल है S2, तो हम इनकी चाल को रेशियो निकालेंगे S1 अपॉन में S2। तो जो रेशियो होता है, आपको याद रखना है, दो चालों का रेशियो होता है अंडर रूट। जब S1 ले रहे हैं तो हमें अपोजिट वाले की साइड को ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे S1 ए की चाल है, ठीक है, तो हमें रखना पड़ेगा ऊपर, यानी कि जब S1 ए की चाल है, ए की चाल है 3.2, तो हमें जो बी की चाल है वो ऊपर रखनी पड़ेगी, यानी 7.2 को हमें ऊपर रखना पड़ेगा। जब S2 लेंगे तो S2 बी की चाल है और बी की चाल है 7.2 घंटे, मतलब बी को जो समय लगता है 7.2 घंटे लगता है, तो हमें 3.2 को नीचे रखना होगा। ये आपको याद रखना है। जब S1 लेंगे तो अपोजिट वाले का जो टाइम है, समय है, वो ऊपर रखेंगे। तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा, काट देंगे इसको हम। 8 4 32 और 4 एकम 4, 18 चौक 72, 4 दून 3 दूनी 6, तो 2 चौकू 8 और 2 नेम 18। तो इनकी जो S1/S2 यानी स्पीड का रेशियो निकल आ जाए 9/4, यानी ये S1 यानी ए अगर 9 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है और बी की जो चाल निकल के आ गई, ये आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। अब देख लेते हैं आगे। 1 मिनट। S1 हमसे पूछा गया है ये वाली चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे में चाल। तो हम यहाँ से दूरी की वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगी समय इंटू चाल, समय इंटू में चाल। ठीक है। अब अगर हम ये दूरी निकाल लेते हैं बी को ही निकाल लेते हैं, बी की चाल S2 है 4 है। अब यहाँ से बी की दूरी निकालें, यानी बी और एम, बी, ए और बी दोनों एम पर मिले थे। ठीक है। अब बी जब ए की मतलब एक्स तक जाएगा तो उसने कितनी दूरी तय की हुई, उसने टाइम लगा उसको 7.2 घंटे। ठीक है, उसकी चाल थी, बी की चाल है S2 यानी 4, तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, यानी उसने 28.8 किलोमीटर की दूरी तय की है यहाँ तक पहुंचने में। अब हमें ये दूरी चाहिए, ये दूरी। अब ये दूरी हम कैसे निकालेंगे, तो 28 पॉइंट, ये जो दूरी है 28.8 किलोमीटर है। हमें समय पूछा गया है यहाँ के, हमें यहाँ तक का समय पूछा गया है, तो हमें ये दूरी निकल के आ गई, ये है 28.8। ठीक है, इसकी जो दूरी 28.8। अब एक्स का हम समय निकालते हैं, तो ये दूरी एक्स मतलब ये जो ए है, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये कितनी दूरी तय करेगा, मतलब कितना समय लेगा 28.8 किलोमीटर दूरी को। एक्स की जो चाल है वो है 9 9 किलोमीटर प्रति घंटे, कितना टाइम लगेगा, तो ये देखते हैं। 9 4 36, कुछ गलती हुई क्या, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। 1 मिनट, कुछ गलती हुई है क्या, 1 मिनट देखते हैं। S1 S2 निकाला हमने 8 9 9 4। ये गलती हुई है, 1 मिनट इसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे, देखते हैं। देखो यहाँ से हमने काटा था दो से काटा था, 2 से 4 बार गया था। ठीक है, लेकिन ये जो है यहाँ पे, 1 मिनट यार, क्या गड़बड़ हो रहा है ये। ठीक है, 2 से गया था ये 4 बार,
हमने जो इसको 2 से काटा था, 2 से ये 4 बार काटा था, ये 2 से 9 बार, लेकिन ये अंडर रूट था, ठीक है ना, यहाँ पे अंडर रूट। तो ये जो वैल्यू है ये 4 निकल के आ रही है 3:2, ठीक है ना, 3 किलोमीटर पर आवर और 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। ये जो चाल है S1/S2, S1/S2, ठीक है। अब ये जो हम दूरी निकालेंगे तो 7.2 घंटे में बी द्वारा, बी की है ना, 7.2 घंटे में बी S2 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से, दो दूनी चार, दो सत सात में 14.4 किलोमीटर। तो ये जो दूरी निकल के आई ये आ गई 14.4 किलोमीटर। ये जो दूरी आपकी 14.4 किलोमीटर निकल के आई है, ना कि 28.8। अब देखते हैं यहाँ पे, अब ये दूरी निकालेंगे तो दूरी हो जाएगी 14.4 किलोमीटर की दूरी को S1 द्वारा, एक की जो चाल है S1, यानी कि S1 3 किलोमीटर पर आवर की चाल पे कितना समय लगेगा, तो ये होगा 3 × 4 = 12, 13, 14, 14 यानी फिर 4.8 घंटे लग जाएंगे इन दोनों को यहाँ तक पहुंचने में। ये भी 4.8, ये भी 4.8, इसको भी नहीं तो निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक समचतुर्भुज का परिमाप। सबसे पहले देख लेते हैं समचतुर्भुज होता क्या है। तो ये आपका एक ऐसा समचतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, इसमें नहीं है, ये भुजा इसके बराबर होती है, मतलब ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। इसका परिमाप दे रखा है, ये अगर ए है, ये ए है, ये भी ए है, और इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री, मतलब एक दूसरे बराबर काटते हैं, ठीक है। सबसे पहले परिमाप दे रखा है, तो इसका जो परिमाप हो जाए ये हो जाएगा 4A, जो दे रखा है 148 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाले, ये हो जाएगा 4×12, 4×7=28, यानी ए की जो वैल्यू है ये निकल के आ गई 37, 37 सॉरी 32 नहीं 37। अभी देख लेते हैं, एक विकर्ण की लंबाई, हमने मान लिया कि इसकी जो लंबाई है ये है 70। अब अगर इसकी लंबाई 70 है तो आपको पता होगा जो समचतुर्भुज है, नहीं पता है तो याद रखना, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर काटते हैं, यानी अगर ये 70 है तो ये 35 हो जाएगी, और ये भी 35 हो जाएगी, और ये 37 है। तो ये आपको और एक दूसरे समकोण बनाते हैं, आपको याद रखना है जो समचतुर्भुज होता है एक दूसरे को, विकर्ण जो होता है एक दूसरे को बराबर काटते हैं और समकोण बनाते हैं। तो एक ट्रिपलेट होती है 12, 35 और 37 की, एक ट्रिपलेट होती है, अगर आपको याद है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, 12, 35, 37 की ट्रिपलेट होती है। ये भुजा आपकी 35 दे रखी है, ये आपकी 37 दे रखी है, तो ये आपकी 12 हो जाएगी। और जब ये इतनी 12 है तो ये भी 12 हो जाएगी, नहीं जो पूरे विकर्ण की लंबाई ये निकल के आएगी 12 दूनी 24 निकल के आ गई, 12 12 24, ठीक है। इसका क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्ण एक की लंबाई D1 × D2। क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 D1 × D2, विकर्ण एक की लंबाई। तो विकर्ण एक कितना है 70 है, इंटू विकर्ण दो कितना है 24, फिर क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर जिसकी भुजाओं का अनुपात, यानी ये कोई आयत है, इसकी भुजा ये है 7:3, हमने मान लिया ये 7:3 है, तो भुजाओं का अनुपात 7:3 है, इसके आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 7 × 3 = 21 A² इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 21 A²। 21 को हम यहाँ से नीचे लेके आने जाएंगे, तो सबसे पहले हम काट लेते हैं, यहीं से काट लेते हैं, 7×9 = 70, ठीक है ना, और 7×3 = 21, 3 से काटे, 3 से 8 बार और 2 से 5 बार, तो ये A² की जो वैल्यू निकल के आ गई 8×2 = 10, तो 8×5 = 40 निकल के आ गई। तो यहाँ से जो एक की वैल्यू निकल के आ गई ये आ गया √40 बराबर 2√10। 4 को हम लिख सकते हैं 4 × 10, तो 4 में से हम 2 बाहर निकालें तो 2√10 आ गई एक की वैल्यू निकल के। एक की वैल्यू 2 आ गई तो कहता है आयत की बड़ी भुजा आपकी 7A है, तो 7 और A की जो वैल्यू है ये है 2√10, तो ये आपकी जो वैल्यू है ये निकल के आ गई 14√10, आपकी वैल्यू निकल के आ गई, यानी ऑप्शन डी। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किसी राशि पर पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर इतनी है प्रतिशत है, यानी ये यहाँ से कोई रुपए लिए थे उसने पी, पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज दर 8% है, ठीक है। अगले 4 वर्ष के लिए, यानी यहाँ से अगले 4 वर्ष के लिए, यहाँ से अगले 4 वर्ष के लिए ब्याज की दर कितनी है 10% है, ठीक है। और अगले, मतलब 4 3 7 कह रहा है, प्रतिशत, और 7 वर्ष के बाद, यानी यहाँ से 7 वर्ष हो गए, 4 3 7, यानी इसके बाद से जो दर है वो लगेगी आपकी 16% प्रति वर्ष, ठीक है। यदि एक व्यक्ति को 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज,
जो क्वेश्चन वो आपका एसआई का सिंपल इंटरेस्ट का यानी साधारण ब्याज के रूप में 11,340 प्राप्त होते हैं, तो उसने कितनी राशि का निवेश किया था। देखो उसने 4 3 7 यानी 7 साल तक उसकी ये वाली दर चलेगी। ठीक है। उसके बाद में 10 वर्ष के बाद 7 यानी तो ये जो दर है वो 3 वर्ष के लिए, 3 ईयर के लिए आपको 16% देनी पड़ेगी। हमने मान लिया है कि उसने जो निवेश किया था वो 100 रुपये निवेश किया था। टोटल उसने निवेश किया था 100 रुपये। ठीक है। तो पहले 3 वर्ष यानी यहाँ से हम यहाँ तक का निकालेंगे। तो पहले 3 वर्ष उसने कितना ब्याज दिया हुआ ये देखेंगे। एस आई, एस आई बराबर होता है पी आर टी, यानी कि पी मूलधन, रेट और समय का अपॉन 100। पी आपका 100 रुपये है, तो पहले 3 वर्ष के लिए 100 रुपये पी। पहले 3 वर्ष के लिए दर है वो 8 है। ठीक है। वो जो समय है वो 3 साल बटे में 100। तो यहाँ से जो एस आई वन, अगर हम एस आई वन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 24 रुपये निकल के आ जाएगा। ऐसे ही हम एस आई टू की बात करते हैं और ऐसे ही एस आई थ्री, तो ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 से 100 कटेंगे, तो 10 चौको 40, यहाँ से निकल के आ जाएगा 40, और यहाँ से आ गया 100 × 48, क्योंकि यहाँ से 100 से 100 तो कट ही जाएंगे। हमें कल इनका मल्टीप्लाई करना है, समय का और दर का मल्टीप्लाई करना है, यही हमारा एस आई होगा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं टोटल एस आई उसने कितना, मतलब टोटल अगर उसने 100 रुपये ब्याज लिए होते तो उसने टोटल ब्याज कितना दिया होता। ये होता है 8 4 12, 4 4 8 2 10 और एक 4 4 8 2 10, एक 11, मतलब उसने टोटल ब्याज दिया 112 रुपये। ठीक है। लेकिन उसने क्या है, साधारण ब्याज में साधारण ब्याज के रूप में 11,340 प्राप्त होते हैं। उसने टोटल साधारण ब्याज दिया 112 रुपये, फिर उसको कह रहा है 11,340, 11,340। तो यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे, अगले साल एक एक पे कर लेते हैं। 11,340 बटे में कितनी थी वैल्यू, 112। तो यहाँ से हम एक की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी आपकी, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 9 10 11 14 32, 4 दूनी 8, 4 7 28, 29 30, 3 5 36, 4 7 28, 4 32, 4 32, एक 33, 4 3 12, एक 14, 4 3 12 13 4 5 20। अब हम इसको काटते हैं, 7 से काटते हैं, 7 चौक 28, 7 चौक 28 जीरो, 7 5 35, ये किसी से कटेगा नहीं कटेगा। यानी कि यहाँ से जो एक की वैल्यू है ये निकल के आ गई आपकी 405 बटे में 4। एक की वैल्यू निकल के आ गई 405 बटे में 4, 405 बटे में 4। लेकिन हमसे पूछा गया है कितनी राशि निवेश की थी, तो उसने जो राशि निवेश की थी वो उसने 100 रुपये निवेश की थी। तो यहाँ से हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, 4 से काट देंगे हम, 4 से 100 बार, तो ये 25 बार कटेगा। ठीक है, 25 बार। उसको जब मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 बार में आएगा, यानी 10,125 जो है आपकी वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये थे आपके 15 सवाल जो कि 2020 में पूछे गए थे। और फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।